हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीना, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, सह आचार्य पॉलिटिकल साइंस। बच्चों मैं आज आपके समक्ष जॉर्ज विल फ्रेडरिक हीगल के संदर्भ में चर्चा करेंगे। हीगल का आदर्शवाद। हीगल आदर्शवादी चिंतन का चरम, उसके चिंतन को आदर्शवाद का चरम कह सकते हैं। मनुष्य का सारा मूल्य और महत्व, उसकी समूची आध्यात्मिक सत्ता केवल राज्य में ही संभव है। हीगल के अनुसार इस आदर्शवादी विचारधारा का प्रारंभिक रूप प्राचीन यूनान की राजनीतिक विचारधारा में मिलता है। यूनानी विचारक प्लेटो को सभी आदर्शवादियों का जनक माना जा सकता है। प्लेटो राज्य को सबसे श्रेष्ठ नैतिक संस्था मानता था और उसके अनुसार व्यक्ति का पूर्ण विकास राज्य में ही संभव है। प्लेटो के बाद अरस्तु ने भी इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अरस्तु के अनुसार राज्य का लक्ष्य व्यक्तियों का नैतिक विकास है। रोमन काल और मध्य युग में कोई प्रमुख विचारक आदर्शवादी चिंतन के साथ नहीं जुड़ा। 17वीं सदी के पुनर्जागरण काल में पुनः आदर्शवाद के दर्शन होते हैं। थॉमस मूर ने प्लेटो के आदर्शवादी राज्य की कल्पना से प्रभावित होकर ही अपनी पुस्तक यूटोपिया की रचना की थी। आधुनिक युग में प्रथम महत्वपूर्ण आदर्शवादी विचारक रूसो ही हुआ, जिसने अपनी राजनीतिक विचारधारा के आधारभूत तत्व यूनानी राजदर्शन से लिए। रूसो के उपरांत जर्मनी तो आदर्शवाद का केंद्र ही बन गया। जर्मनी के आदर्शवादी विचारकों में कांट, फिक्टे और हीगल का नाम प्रसिद्ध है। यद्यपि आधुनिक युग में हीगल के अतिरिक्त थॉमस हिल, ग्रीन, ब्रैंडले, बोसांके ने भी आदर्शवादी चिंतन का प्रतिपादन किया, लेकिन आदर्शवादी चिंतन का चरम और संपूर्ण रूप हीगल की विचारधारा में मिलता है। हीगल आधुनिक युग में राज्य की सर्वशक्तिमत्ता का सबसे प्रमुख प्रतिपादक है। हीगल राज्य को उपासना की श्रेणी में प्रतिष्ठित करते हुए लिखता है कि राज्य पृथ्वी पर परमेश्वर का अवतरण है और यह पृथ्वी पर विद्यमान एक दैवीय विचार है। उसने ही सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से इस बात का प्रतिपादन किया है कि व्यक्ति और राज्य में कोई विरोध संभव नहीं है। मानव स्वतंत्रता राज्य की आज्ञाओं का पालन करने में ही निहित है। हीगल राज्य की आज्ञाओं का पालन व्यक्ति का न केवल राजनीतिक वरन नैतिक कर्तव्य मानता है। इस प्रकार आदर्शवादी चिंतन को चरम शिखर तक पहुंचाने तथा राज्य की सर्वोच्च सत्ता का प्रबलतम रूप में प्रतिपादन करने का श्रेय हीगल को ही प्राप्त है। अब है हीगल का जो प्रमुख है विचार है, वो है आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत। 19वीं और 20वीं सदी के पूर्वार्ध की राजनीतिक विचारधारा में आदर्शवाद का बहुत अधिक प्रभाव रहा। राज्य के संबंध में अपने दृष्टिकोण के आधार पर आदर्शवाद के उग्रवादी आदर्शवाद और उदारवादी आदर्शवाद, इस प्रकार दो पक्ष रहे। आदर्शवाद के इन दो पक्षों के विचारों में कुछ भेद होते हुए भी उनकी मूल विचारधारा एक ही है और आदर्शवादी विचारधारा के मूल सिद्धांतों का हम इस प्रकार अध्ययन कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं उनकी। पहला है, हीगल के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है। आदर्शवादी राज्य को प्रकृतिवादी तथा बुद्धिवादी विचारकों की भांति भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मात्र न मानकर उसका अस्तित्व एक नैतिक संस्था के रूप में मानते हैं। जिस प्रकार समाज में परिवार, मंदिर आदि संस्थाएं व्यक्ति को नैतिक दृष्टि से पूर्ण बनाने का प्रयत्न करती हैं, उसी प्रकार राज्य का भी यह विचार है कि वह व्यक्ति को सामाजिक जीवन तथा कार्य व्यापार में उपयुक्त स्थान प्रदान करे, इसे इस योग्य बनाए कि वह अपनी सामाजिक स्थिति से संबंधित कर्तव्यों का सुचारू रूप से संपन्न कर सकें। आदर्शवादियों का विचार है कि राज्य हमारे नैतिक विचार का ही प्रत्यक्षीकरण है
और राज्य की सदस्यता अनैतिक एवं मूर्ख मानव को नैतिक, योग्य और विवेकशील बनाती है। दूसरा पॉइंट है राज्य साध्य है, साधन नहीं। व्यक्तिवाद, समाजवाद और दूसरी अन्य विचारधाराएं राज्य को व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का एक साधन मात्र मानती है, परंतु आदर्शवादी राज्य को साध्य मानते हैं। आदर्शवादियों के अनुसार राज्य एक ऐसा साध्य है जिसके विकास हेतु व्यक्ति को अपना बलिदान करके भी प्रयत्नशील रहना चाहिए। राज्य की तुलना में व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। व्यक्ति तो राज्य रूपी ध्येय के साधन मात्र है, अतः उनके द्वारा पूर्ण रूप से राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली जानी चाहिए। इस संबंध में बारकर ने लिखा है कि आदर्शवादी साधारणतया अपनी विचारधारा का केंद्र व्यक्ति के स्थान पर राज्य को बनाते हैं। वास्तव में उनकी विचारधारा का प्रारंभ ही केंद्रीय सामाजिक व्यवस्था से होता है, जिसमें व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट स्थान खोज लेना चाहिए, अर्थात उनके अनुसार समाज व्यक्ति के लिए नहीं। तीसरा पॉइंट है राज्य का अपना लक्ष्य तथा व्यक्तित्व। आदर्शवाद के अनुसार राज्य का अपना पृथक व्यक्तित्व तथा इच्छा होती है। राज्य की यह इच्छा व्यक्ति की व्यक्तिगत व सामूहिक इच्छा से पृथक और उच्चतर होती है। राज्य व्यक्तियों का समुदाय मात्र नहीं होता, वरन उसकी सत्ता उन व्यक्तियों की समष्टि से भिन्न तथा उच्चतर होती है जिनसे वह बनता है। चौथा पॉइंट है कि राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत आदर्शवादी दर्शन का केंद्र बिंदु है। इस विचारधारा के अनुसार रूसो की सामान्य इच्छा, जो सदैव निस्वार्थ, स्थायी तथा लोकोपकारी होती है, राज्य के रूप में साकार तथा मूर्त रूप ग्रहण करती है। इस सामान्य इच्छा में व्यक्तिगत इच्छाओं का उस सीमा तक प्रतिनिधित्व होता है जिस सीमा तक व्यक्तिगत इच्छाएं सार्वजनिक हित से प्रेरित होती है। राज्य का कोई भी कार्य व्यक्ति की इच्छा के विपरीत नहीं होता, क्योंकि राज्य उस सामान्य इच्छा के अनुकूल कार्य करता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति की आदर्श इच्छा भी सम्मिलित होती है। सामान्य इच्छा का प्रतिनिधि होने के कारण राज्य के सभी कार्य आवश्यक रूप से उचित, विवेकपूर्ण तथा नैतिकतापूर्ण होते हैं। पांचवा पॉइंट है राज्य आंतरिक और बाह्य दृष्टि से सर्वशक्तिमान है। आदर्शवाद के अनुसार राज्य सर्वशक्तिमान है, अजर, अमर, सर्वाधिकार संपन्न तथा नैतिकता का संरक्षक है। अतः व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह राज्य के समस्त आदेशों और कानूनों का पालन करे। राज सत्ता किसके हाथ में है, इसका व्यक्ति के लिए कोई महत्व नहीं होना चाहिए। इसका प्रयोग चाहे कोई निरंकुश राजा करे या कोई विशेष श्रेणी, व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह राजाज्ञा का पूर्णतः पालन करे। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी राज्य की शक्ति असीम है और अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी राज्य की कार्यनीति नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य अपने उत्कर्ष के लिए अपनी इच्छा अनुसार किन्हीं भी साधनों का प्रयोग कर सकता है। उग्र आदर्शवादियों के अनुसार तो यह युद्ध भी कोई बुरी बात न होकर एक अनिवार्य वस्तु और राज्य के उत्कर्ष का एक उपयोगी साधन है। इस प्रकार हीगल जैसे आदर्शवादी राज्य की उपासना की श्रेणी में प्रतिष्ठित करते हुए लिखते हैं कि राज्य पृथ्वी पर परमेश्वर की अवतरणा है और यह पृथ्वी पर विद्यमान एक देवीय विचार है। छठा पॉइंट है राज्य का आधार बल नहीं इच्छा है। आदर्शवाद के अनुसार राज्य का आधार शक्ति या बल नहीं वरन इच्छा है। व्यक्ति राज्य के कानूनों का पालन इसलिए नहीं करते कि राज्य उन्हें बलपूर्वक मनवा सकता है, वरन इसलिए करते हैं कि वास्तव में राज्य शक्ति, राज्य के कानून व उसके आदेश उस सामान्य इच्छा के मूर्त रूप होते हैं जिसमें व्यक्ति की अपनी औचित्यपूर्ण इच्छा भी सम्मिलित होती है। इस प्रकार राज्य के कानूनों व आदेशों का पालन करते समय हम अपनी ही सदिच्छा का पालन कर रहे होते हैं। ग्रीन के अनुसार यदि राज्य भय उत्पन्न करके अपनी आज्ञाओं का पालन करता है तो वह राज्य कभी भी स्थायी नहीं हो सकता। सातवां पॉइंट है मानव स्वतंत्रता राज्य के आज्ञा पालन में ही निहित है। आदर्शवादी राजकीय बंधनों के अभाव को स्वतंत्रता नहीं समझते। इस संबंध में उनका विचार है कि जिस प्रकार कुरूपता के अभाव का अर्थ सुंदरता नहीं, उसी प्रकार बंधनों के अभाव का अर्थ स्वतंत्रता नहीं है। ये सकारात्मक स्वतंत्रता के उपासक हैं और उनका विचार है कि वास्तविक स्वतंत्रता राजकीय बंधनों के आधार पर ही प्राप्त की जा सकती है। स्वतंत्रता का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है और ये अवसर राज्य के द्वारा ही प्रदान किए जा सकते हैं। अतः मानव की वास्तविक स्वतंत्रता राज्य की आज्ञा पालन में ही निहित है। बंधनों के अभाव में तो स्वतंत्रता केवल शक्तिशाली व्यक्तियों का विशेषाधिकार मात्र बनकर रह जाती है। स्वतंत्रता की राज्य पर निर्भरता के संबंध में आदर्शवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए बारकर ने
लिखा है कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता को जन्म देती है और स्वतंत्रता में अधिकार का भाव निहित है और अधिकार अपनी रक्षा हेतु राज्य की मांग करते हैं। 8वां पॉइंट है बच्चों, राज्य अधिकारों का जन्मदाता है। आदर्शवादी व्यक्तिवादियों व अनुबंधवादियों की भांति राज्य से पूर्व प्राकृतिक अधिकारों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। वे अधिकारों को मानव जीवन की ऐसी बाह्य परिस्थितियां मानते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति का आंतरिक विकास संभावित होता है और राज्य ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो व्यक्ति के आंतरिक विकास हेतु आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती है। आदर्शवादी राज्य को ही अधिकारों का जन्मदाता और नैतिक अभिभावक मानते हैं। उनका विश्वास राज्य के द्वारा ही उनके अधिकारों के संरक्षण में है। व्यक्ति और राज्य में कोई विरोध नहीं। 9वां पॉइंट है, व्यक्ति और राज्य में कोई विरोध नहीं। आदर्शवादी व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंध के विषय में सावयव सिद्धांत को स्वीकार करते हैं और उनका विचार है कि जिस प्रकार अंग और शरीर के हितों में कोई विरोध नहीं होता, उसी प्रकार व्यक्ति और राज्य में भी कोई विरोध संभव नहीं है। आदर्शवाद के अनुसार व्यक्ति के वास्तविक हित वही हैं जिनके द्वारा उनका हित समझा जाए। व्यक्ति व राज्य के हितों में विरोध केवल भ्रमवश ही हो सकता है। ऐसी स्थिति में जब कभी भी व्यक्ति और राज्य के हित परस्पर विरोधी रूप में उपस्थित हों तो राज्य के हितों को उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण समझते हुए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 10वां पॉइंट है बच्चों, राजनीतिक और नैतिक कर्तव्यों में कोई अंतर नहीं। आदर्शवादी राजनीतिक और नैतिक कर्तव्यों में कोई अंतर नहीं मानते। कांट के अनुसार कर्तव्य का संबंध मानव की आंतरिक चेतना से है और राज्य मानव की आंतरिक चेतना की व्यापक अभिव्यक्ति है। अतः राज्य के प्रति हमारे प्रत्येक कर्तव्य का नैतिक होना आवश्यक है। जो वस्तु नैतिक रूप से गलत है वह कभी भी कानूनी रूप से सत्य नहीं हो सकती। धन्यवाद बच्चों। अगले वीडियो में हम हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।